आपकी स्क्रीन में लिखा हुआ आपको दिख रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर क्लास 11। वो सारे स्टूडेंट के मतलब का ये वीडियो है जो स्टूडेंट एनसीईआरटी बोर्ड से रिलेटेड हैं। सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड एंड ऑलमोस्ट ऑल बोर्ड्स, रीजनल बोर्ड्स इन इंडिया, ये उनके मतलब का है जो इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ में उनको थोड़ा हिंदी भी आती है, तो उनके मतलब का है। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे लिए कितने ज़रूरी हो गए हैं। आपको पता चला होगा कि क्लास 10th और क्लास 12th के टर्म 1 के एग्ज़ाम जो होंगे नवंबर और दिसंबर में, वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव होंगे। और आप लोगों के स्कूल में भी जो टेस्ट वगैरह, एग्ज़ाम वगैरह हो रहे हैं, उनमें कई जगहों पर ऑब्जेक्टिव ही हो रहे हैं। तो मैंने कहा चलो भाई क्लास 11th के बच्चों के लिए इस चीज़ को शुरू करता हूँ। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर क्लास 11th, तो मेनली मैं जो डिस्कशन अपना रखूँगा वो सीबीएसई बोर्ड और आईएससी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से रखूँगा। और जैसे मैं यूपी को बिलोंग करता हूँ, तो यूपी में जो यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी एनसीईआरटी बेस्ड है। आईएससी बोर्ड वाले स्टूडेंट को कन्फ्यूज़न रहता है कि उनका एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई नहीं है, तो वो बहुत गलत सोचते हैं। सीबीएसई आईएससी दो को मैं बेस लेके चल रहा हूँ। सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं तो पहले उनको कुछ पढ़ना भी तो पड़ेगा। तो देखिए पहली बात तो उनके पास 2 एनसीईआरटी बुक्स होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और प्लस कोई एक रिफ्रेशर भी ले सकते हैं जो उनको अच्छी लगे, वो रिफ्रेशर भी ले सकते हैं। लेकिन एनसीईआरटी बुक्स तो मस्ट है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। आईएससी वाले स्टूडेंट एनसीईआरटी नहीं खरीदते हैं, मैं अपने एक्सपीरियंस से जानता हूँ, तो वो जो है पीडीएफ फॉर्म में नेट से डाउनलोड कर लें। उनको एनसीईआरटी बुक को ढंग से पढ़ना है। उनकी जो रिफ्रेशर हैं, क्योंकि ये अपनी रिफ्रेशर ही लेके चलेंगे, तो वो रिफ्रेशर रखें और साथ में एनसीईआरटी बुक्स की को डाउनलोड कर लें नेट से। वो बहुत आसानी से साइट्स हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे देखिए, इसमें तो आप थ्योरी पढ़ लोगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में दिए होते हैं, रिफ्रेशर में ऑब्जेक्टिव दिए होते हैं, लेकिन वो कितने काम के हैं ये भी देखना पड़ेगा। तो दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सबसे ज़रूरी बुक ये है। ये एनसीईआरटी वाली ले लो या अरिहंत वाली ले लो। एनसीईआरटी वाली हर जगह मिलती नहीं है, अरिहंत वाली हर जगह मिल जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एग्जाम्पलर प्रॉब्लम ये बुक है, 150-200 रुपये की ये मिलती है, ये बुक है, ये आपको लेनी है। सबको, आईएससी वालों को भी लेनी है, क्योंकि इससे अच्छी कोई बुक नहीं है। उनसे उनका एकेडमिक लेवल भी प्रिपेयर होगा और उसके बाद उनके कॉम्पिटिटिव लेवल में भी बहुत फ़ायदा होगा। उनके लिए दोनों चीज़ों का फ़ायदा होगा। ठीक है, 150-200 रुपये की किताब है, ले लेना यार, कौन सी दिक्कत है। देखिए दूसरे नंबर पे हम आए तो यहाँ पर हमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अब मान लो आप थोड़ा कंपटीशन लेवल को भी प्रिपेयर करना चाहते हो आगे के लिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन लेवल भी कर लो इसी के साथ। तो तीसरे नंबर पे वो अरिहंत की वो लास्ट 40+ ईयर्स के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। क्वेश्चंस अगर आप आईआईटी के हो तो आईआईटी के ले लो,
और नीट के हो तो आप नीट वाले ले लो, तो ये आप ले सकते हो, और इधर भी ये चीज़ सेम है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सेकंड थर्ड वाला जो पॉइंट है वो हमारे लिए बड़ा क्रूशल है, स्पेशली पॉइंट नंबर 2, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर इज मस्ट फॉर सीबीएसई बोर्ड, आईएससी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड ऑल अदर रीजनल बोर्ड। सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कंपटीशन लेवल के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पलर, इसको आप पढ़िए, इसको लगाइए, ये मस्ट है। अच्छा, अब मैं कैसे आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको। तो मैं आपको अभी जो मैं करवाऊंगा MCQ टाइप 1, ये मैं एग्जाम्पलर की बात बोल रहा हूँ। तो मैं MCQ जो 1 बनाऊंगा वो एग्जाम्पलर का सल्यूशन होगा। उसके अलावा मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी तरफ से लाऊंगा। आप इन क्वेश्चंस को करते रहिए, आपकी ऑब्जेक्टिव लेवल की पूरी तैयारी होगी। और ऐसा नहीं कि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा दूंगा, हाँ भाई इसका ये इसका भी नहीं। जहाँ पर डिटेलिंग की ज़रूरत होगी वहाँ पर आपको बोर्ड वर्क करके डिटेलिंग भी बताऊँगा। यानी एग्जाम्पलर लूँगा, एग्जाम्पलर के ज़रिए मैं आपको चीज़ों को कराऊँगा, प्लस मैं आपको उसका जो डिटेलिंग होगी उसको मैं आपको बोर्ड पे बताऊंगा। जितना बुक में हो जाएगा बुक में बता दूंगा, जो बुक पे नहीं हो पाएगा उसको मैं बोर्ड पे बताऊंगा। अच्छा, जो ये मेरी वीडियोस मिलेंगे आपको कितने बजे मिलेंगे, तो ये समय सब लोग याद रखना, 9 PM। सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत लाल वाला नीचे लाल लाल सब्सक्राइब लिखा है, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, 2 काम करो। रेड बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस करो, नोटिफिकेशन मिलेगा। मेरे जो ये वीडियो होंगे ये लाइव प्रीमियर मोड पे होंगे, आप उस समय उस पर रहिए और आप मुझसे सवाल भी पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं भी उस समय इस वीडियो को देख रहा हूँगा। आप क्वेश्चन पूछोगे तुरंत आपको मैं जवाब दूंगा, ठीक है। ये मैंने आपको एक प्रोसीजर बता दिया। अब नेक्स्ट फ्रेम में मेरे सामने एग्जाम्पलर में चैप्टर 1 में लेके चलूँगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो उसके क्वेश्चंस, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 है क्लास 11th का, तो अगले फ्रेम में आपको मैं नज़र आऊँगा एग्जाम्पलर के साथ में, ठीक है। कुछ सेकंड का इंतज़ार करें। चलिए देखिए, स्क्रीन में आपके सामने सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 है। इसके ऑब्जेक्टिव हम लोग लेके चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा देखिएगा, पहला क्वेश्चन और थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं जो थोड़े से टफ हैं, उन पे आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। क्या है क्वेश्चन? 2 स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 स्टूडेंट परफॉर्म द सेम एक्सपेरिमेंट सेपरेटली एंड ईच वन ऑफ देम रिकॉर्डेड 2 रीडिंग्स। देखिए 2 स्टूडेंट हैं ए और बी। जब आप लैब में जाते हो कोई रीडिंग निकालने को होती है तो आप एक वैल्यू नहीं निकालते हो, आप एक से ज़्यादा रीडिंग निकालते हो। तो मान लीजिए 2 स्टूडेंट हैं ए और बी, और उन्होंने जो रीडिंग निकाली हैं, देखिए ये रीडिंग है उनकी, ये दोनों रीडिंग उनके सामने, आपके सामने दिख रही हैं। तो यहाँ पर हमें फोकस करना है 2 टर्म्स पे, उन पे गौर करना है आपको। वो 2 टर्म्स हैं, एक देखिए लिखा है एक्यूरेट और एक लिखा है प्रिसाइज। तो इनफैक्ट हमको जो टर्म्स को देखना है वो टर्म्स ये हैं। एक टर्म है हमारा एक्यूरेसी और दूसरा टर्म हमारा है प्रिसीशन। अब जो एक्यूरेसी हमारी है ये
क्लोजनेस रियल रीडिंग से कितना क्लोज है, रियल रीडिंग से कितना क्लोज है आपकी रीडिंग, वो कहलाता है एक्यूरेसी। और प्रिसीशन का मतलब होता है कि आपने जो अपनी डिफरेंट रीडिंग निकाली है वो कितनी क्लोज है। एक्यूरेसी का मतलब है क्लोजनेस विद रियल रीडिंग, रियल वैल्यू। और प्रिसीशन का मतलब है क्लोजनेस ऑफ योर रीडिंग्स। आपने 3 रीडिंग 4 रीडिंग निकाली, वो कितनी क्लोज है। तो ये करके हमारा इस तरीके से ये सिस्टम हमारा बनता है, ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारा क्या आंसर होगा। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है और ये देखिए आपका जो ये टाइप 1 लिखा हुआ है इसमें एक ऑप्शन सिर्फ करेक्ट है। टाइप 2 वाले आईआईटी में पूछे जाते हैं, वो भी आईआईटी एडवांस में। तो अभी हम लोग टाइप 1 ही लेके चलेंगे। तो देखिए इन्होंने 2 परफॉर्मेंस की हैं। करेक्ट रीडिंग क्या है, 3 ग्राम है। तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डेटा मार्क द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब देखिए पहले आप ए वाले की रीडिंग देखिए 3.01 2.33 और हमारी जो रियल रीडिंग है वो 3.0 है। तो भैया 3.0 के करीब ये भी है 3.01। अगर कोई रियल वैल्यू 3.0 है और आप उसको 3.01 निकाल रहे हो तो ये अच्छी रीडिंग है। और दूसरी रीडिंग 2.99 है। तो ये जो इनके अंदर एक्यूरेसी है, मतलब एक्यूरेट रीडिंग है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर हम देखें कि ये प्रिसाइज है कि नहीं है, तो देखिए ये दोनों रीडिंग बहुत नज़दीक है। 3.01 2.99 रीडिंग बहुत नज़दीक है। अगर अब हम सेकंड वाले के पास देखें, बी वाले की रीडिंग देखिए 3.05 2.95, ये आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है। ये देखिए रियल रीडिंग से फ़र्क है, 3 और 3.05 में फ़र्क है और 3 और 2.95 में फ़र्क है। फ़िलहाल ये एक्यूरेट नहीं है क्योंकि रियल रीडिंग से ये वैल्यू दूर है। तो हम देखें क्या ये प्रिसाइज है। प्रिसाइज के लिए ये रीडिंग आपस में दोनों वैल्यू देखिए, ये भी आपस में भी सेम नहीं है। ये 3.05 है, ये 2.95 है। तो ना तो ये प्रिसाइज है और ना ये एक्यूरेट है। अब हम लोग अपने ऑप्शंस पे आते हैं। रिजल्ट्स ऑफ बोथ द स्टूडेंट्स आर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। दोनों स्टूडेंट ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है। ये रीडिंग सही नहीं है, ये रीडिंग तो गलत है, ये वैल्यू। रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट ए आर बोथ प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, दिस इज द करेक्ट आंसर। थर्ड भी देख लेता हूँ, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। नहीं, जो बी है स्टूडेंट वो आपका ये भी आंसर सही है। ओ माय गॉड, रिजल्ट्स ऑफ स्टूडेंट बी आर नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। अनफॉर्चुनेटली एनसीईआरटी में जो इसका आंसर दिया हुआ है वो 2 दिया हुआ है, लेकिन इसमें मोर देन 1 करेक्ट है। लो भैया, एग्जाम्पलर का पहला क्वेश्चन, पूरी बुक का पहला क्वेश्चन आंसर गलत दिया हुआ है। हो सकता है कि आगे के एडिशन में इसको करेक्ट किया गया हो, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पर हमारे 2 आंसर करेक्ट हैं। फर्स्ट सेकंड भी करेक्ट है और थर्ड भी करेक्ट है, क्योंकि जो हमारा स्टूडेंट है, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी नीदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट, ये भी सही है। थर्ड फोर्थ देखते हैं, रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट बी आर बोथ प्रिसाइज, ये गलत है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा इसके 2 आंसर सही है, सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। A measured temperature on Fahrenheit scale is 200 degree F.
देखिए 3 हमारे टर्म चलते हैं, 3 हमारे टर्म चलते हैं जिससे हमारा रिलेशन है, तो वो मैं आपको बोर्ड में बता दूंगा। ठीक है, एक मैं इसको पॉइंट को मैं नोट कर लेता हूँ कि मुझे क्या चीज़ बतानी है। तो एक मुझे बताना है आपको 3 टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, जब ये 15 क्वेश्चन हो जाएंगे तो मैं उसको बताऊंगा। फिलहाल ये क्वेश्चन हमारा देखिए, फ़ारेनहाइट स्केल 200 डिग्री F, व्हाट विल दिस रीडिंग बी ऑन सेल्सियस स्केल। देखिए हमारा फॉर्मूला है C इक्वल टू 5/9 F माइनस 32, ये फॉर्मूला है। ठीक है, C है डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारा है डिग्री सेल्सियस और F हमारा है फ़ारेनहाइट। तो हमको वैल्यू निकालनी है सेल्सियस में, तो चलिए सेल्सियस में वैल्यू निकालनी है 5/9 और F की जगह पर 200 रख दिया -32। एक कॉपी बना लो इसकी अलग से और उसमें ये सब क्वेश्चंस करते चलो। उसके बाद अब हम लोगों को देखना है कि इसका सॉल्व करेंगे तो ये आंसर 93.3 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ करेक्ट। सरल क्वेश्चन है। ठीक है, इस फॉर्मूले का आप यूज़ करिए, फॉर्मूला लिख लीजिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। देखिए, व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। मोल किसका होता है? सॉल्यूट का होता है। वॉल्यूम किसका होता है? वॉल्यूम आपका जो है पूरे सॉल्यूशन का होता है। मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको 15 क्वेश्चन होने के बाद डिटेल बताऊंगा। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अच्छा, मोल जो होता है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है ग्राम में मास अपॉन मोलर मास और अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो ये अगर मैं सीधे आपका फॉर्मूला रख दूं, हाँ देखिएगा, तो देखिए ये हमको थर्ड वाला करना है। हमको मोलैरिटी निकालनी है। तो मोलैरिटी देखिए ग्राम में मास, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो देखिए हमारा जो ग्राम में मास W की वैल्यू ये दी हुई है 5.85 और NaCl का मोलर मास 58.5। कैसे? देखो Na होता है 23 और Cl होता है 35.5। दोनों को ऐड कर लो 58.5 आएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर। वॉल्यूम कितना है? 500 मिलीलीटर। इसको लीटर में बदलेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 0.2।
सॉल्व आप कर लोगे 0.2 मोल पर लीटर। ठीक है, देखिएगा ये जो है आपका, ये देखिए ये आपका ऑप्शन नंबर, इसका देखिए थर्ड वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी बताऊंगा क्लास के बाद, मतलब क्वेश्चंस के बाद। इसमें लगाई जाती है डाइल्यूशन इक्वेशन। डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूशन को पतला करना। तो देखिए जब आपको दो मोलैरिटी का खेल हो, जैसे आप देखो एक आपको ये मोलैरिटी गिवन है 5m और एक आपको ये कह रहा है ये मोलैरिटी निकालो भाई, तो दो मोलैरिटी हो गई। इसके अलावा दो वॉल्यूम है, एक देखिए 500 ml है और एक 1500 ml है। तो इसके लिए हमारे पास क्या तरीका है उसको हम समझते हैं। इसके लिए हमारे पास तरीका है, हमारे पास डाइल्यूशन इक्वेशन है, M1V1 इक्वल टू M2V2, है ना। तो पहले का देखो ये हमारा 5m है, m मोलैरिटी जो होती है, m का जो कोफिशिएंट है वो मोलैरिटी है, कैपिटल M से डिनोट करते हैं m को। देखिए ये लिखा है ना आपका 5m, तो मोलैरिटी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो मोलैरिटी की जगह 5 रख दो। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है देखो 500 ml दिया हुआ है, 500 हो गया, इक्वल टू M2, व्हाट विल बी द मोलैरिटी, M2 निकालना है। और V2 कितना दिया है 1500 ml इंटू 1500। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आएगी 1.66, ये वैल्यू हमारी आएगी 1.66 और यहीं से हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 is correct. Now move on, question number 5. The number of atoms present in 1 mole of an element is equal to एवोगैड्रो नंबर, ये उसका सिंबल होता है Na, इसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23, ये आपकी वैल्यू होती है। और अब आपको निकालना है कि किसमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसमें सबसे ज़्यादा एटम हैं। तो अब आपको पहले मोल निकालना है। देखिए नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, अभी मैंने बताया है ग्राम में मास अपॉन मोलर मास, और एक मोल के अंदर Na इतने एटम होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर। ठीक है, तो मैं देखिए सभी के मोल आपको निकाल के दिखाता हूँ। जिसके मोल ज़्यादा उसमें नंबर ऑफ एटम ज़्यादा। अब देखिए पहले में 4/4 1 मोल आया, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया Na से, पहले में आया Na। अब दूसरा देखिए, दूसरे में आया 46/23, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक नंबर 23 होता है। ये 2 हुआ तो 2 में Na मल्टीप्लाई कर दो, मतलब पहला वाला आया हमारा Na, दूसरा आया 2Na। तीसरे पे आते हैं, ये वाला, ये आया हमारा 0.4/40, क्योंकि कैल्शियम होता है 40। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा 0.01 आएगा, आगे कर दो Na। ग्रेटेस्ट है अभी तो देखो भैया, ये ग्रेटेस्ट चल रहा है 2Na,
मतलब तीनों में सेकंड वाला चल रहा है ग्रेटेस्ट। इसको भी मैं करके दिखा दूंगा एक बार, तो आपको मज़ा थोड़ी ज़्यादा आएगी। अब चौथा क्वेश्चन जो है 5वें क्वेश्चन का, ये देखिए चौथा वाला पार्ट, 12 ग्राम हीलियम, तो 12 अपॉन हीलियम होता है 4। देखिए ये कितने मोल निकला, 3 मोल। तो नंबर ऑफ एटम कितने हुए, 3 Na। सबसे ज़्यादा तो इसी में हो गए, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसमें साफ साफ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं, द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड 0.9 ग्राम पर लीटर। देखिए इसमें दो वैल्यू हमको मिल गई, W हमको मिल गया 0.9 ग्राम, W हमको मिल गया, और वॉल्यूम हमको मिल गया 1 लीटर, क्योंकि लिखा है ना 0.9 ग्राम लीटर इनवर्स, तो मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया इतने ग्राम पर लीटर, तो वॉल्यूम हो गया 1 लीटर। अब ये कह रहा है व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। तो देखिए मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी मैंने बताया, W ग्राम में होना चाहिए, मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, W हो गया 0.9। मोलर मास इस ग्लूकोज का आप निकाल सकते हो। देखो कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16। इसको सबको टोटल करके निकाल लो तो 180 आ जाएगा मोलर मास, अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम 1 दिया हुआ है। सॉल्व करोगे, जब 6 को आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू निकलेगी, इधर मैं लिख दे रहा हूँ 0. मैं एक आध सवाल आपको प्रॉपरली लिखने का तरीका भी बता दूंगा, क्योंकि 11th में हो तो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इतने m है ना, यूनिट ऐसे m लिख दिया जाता है, या फिर आप लिख सकते हो मोल पर लीटर। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है कि इसका ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। देखो जैसे इसको एक तो हमें तरीका क्या है, 0.005 m लिखें, या फिर हम लिख सकते हैं 0.005 मोल। मोल को शॉर्ट में MOL लिखते हैं, लीटर इनवर्स। दोनों में से आप कोई भी ऑप्शन को ले सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, ठीक है, तो चलिए 7 क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट विल बी द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ये होता है मोल अपॉन सॉल्यूट, और मोल का क्या फॉर्मूला है, ग्राम में मास अपॉन मोलर मास अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, फार्मूला में भी एक और एक्सप्लेन कर दूंगा। देखिए सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट होता है, तो केयरफुली लेनी है वैल्यू। तो स्मॉल w है 18.25 HCl हो गया। HCl का मोलर मास है 36.5। कैसे आया, देखो भैया ऐसे आया, H का होता है 1, Cl का होता है 35.5, कितना हो गया 36.5, और अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट 500 ग्राम लिखा हुआ है, तो ये 500 डिवाइडेड बाई 1000। इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो ये कट पिट के बहुत बढ़िया वैल्यू आएगी 1। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन
नंबर 4 इज करेक्ट। चौथा ऑप्शन हमारा पूरी तरह से सही है। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, ये तो पता ही है हमको, ये एवोगैड्रो नंबर है। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ 0.02 mH2SO4। अच्छा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा और वहाँ पर आपको मैंने कुछ लिंक शेयर कर रखे हैं। इससे रिलेटेड, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे, उनको ज़रूर एक बार पढ़ना। ठीक है। तो देखिए, हमको नंबर ऑफ मोल निकालने हैं। तो देखिए, एक मोल का ये भी फार्मूला होता है, एक मोल का ये भी फार्मूला होता है m/v। m होता है मोलैरिटी, v होता है वॉल्यूम, बट वॉल्यूम शुड बी इन लीटर। ठीक है। देखो, इसमें यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है, हमको फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, जो पहले मोल निकालना हमको, मोल इक्वल टू होगा m/v, v होता है लीटर में। देखो, ये आपका m दिया हुआ है, कितना है 0.02 इंटू वॉल्यूम। देखो, वॉल्यूम 100 ml, तो 100 डिवाइडेड बाई 1000 करोगे तो लीटर में 0.1 आएगा। ये वैल्यू आएगी 0.002। देखिए, ये मोल आई, और हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल चाहिए। इसी में मल्टीप्लाई करो 0.002 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप सॉल्व कर लो तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ऑप्शन 1 जो है, सॉल्व आपको करना पड़ेगा, गुणा भाग कर लेना। ठीक है। इसका जो आंसर आपका आएगा, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। आधे हो चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। मास परसेंट ऑफ कार्बन इन CO2। देखिए, ये हमारा है CO2। CO2 के अंदर देखिए एक कार्बन है, कार्बन कितना होता है 12, 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कितना होता है 16, कितना हुआ 32। टोटल मोलर मास हो गया, कितना आया 44। अब तुमको निकालना है मास परसेंट। परसेंट किसका निकालना है? C का। कार्बन कितना है CO2 में 12 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितना है 44 मल्टीप्लाइड बाय 100। सॉल्व करोगे तो 7.27% आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। थर्ड फोर्थ हमें दिख ही नहीं रहा है इसमें, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। मास परसेंट जिसका निकालना हो उसका मास रखा करो न्यूमरेटर पे और डिनोमिनेटर में टोटल मास, और मल्टीप्लाई कर दिया करो 100 से, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। 10 क्वेश्चन नंबर है इम्पेरिकल फार्मूला। अभी जब इसको मैं लिखूँगा, इम्पेरिकल फार्मूले को जब मैं लिखूँगा ना, तो ध्यान रखना मैं ये लिखूँगा EF, इम्पेरिकल फार्मूला।
और जब मॉलिकुलर फार्मूले को लिखूंगा तो लिखूंगा mf। एम्पिरिकल फार्मूला हमको सिर्फ रेशियो के बारे में बताता है, एलिमेंट का रेशियो क्या है, और मॉलिकुलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर बताता है। ठीक है, चलिए एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिकुलर मास। एम्पिरिकल फार्मूला ये है, मॉलिकुलर मास 180 है। तो जब इन तरह के क्वेश्चन में देखो CH2O, ये एम्पिरिकल फार्मूला है, तो हम निकालेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास। निकाल लो भैया, एक कार्बन है तो 12 हो गया, 2 हाइड्रोजन है तो 2 हो गया, हाइड्रोजन का 1 होता है ना, एक ऑक्सीजन है तो 16 हो गया। सॉल्व किया तो ये वैल्यू आ गई 30। ठीक है, एक एक स्टेप में करते चलना। 30 वैल्यू आ गई हमारी। अच्छा, उसके बाद हमको एक टर्म इसमें निकालना पड़ता है, वो होता है n फैक्टर, या n सिर्फ लिख दो आप। n इक्वल टू होता है मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिकुलर मास गिवन है 180, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 30, अभी निकाला है एम्पिरिकल फार्मूला मास। n की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। तो दूसरा स्टेप हुआ हमारा, हमको n की वैल्यू निकालनी थी। अब हम लोग आते हैं मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल n। एम्पिरिकल फार्मूला है CH2O होल n, होल 6 हो गया ये। अब ये 6 सब में जाएगा, C के साथ 1 है तो ये हो जाएगा C6, H के साथ 2 है ये जाएगा H12, O के साथ 6 है O6। ये हमारा फार्मूला बन गया। और ये और कुछ नहीं है, मीठा मीठा ग्लूकोज है, C6H12O6। 10वें का हमारा आंसर हो जाएगा नंबर C। C इज करेक्ट आंसर। अब चलिए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। डेंसिटी ऑफ ए सोल्यूशन, डेंसिटी इतनी दी हुई है और मास निकालना है हमको। फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ रहे हो, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी 3.12 इंटू 1.5। इसको अगर हम सॉल्व करें, 15 बन जा 15, 15 3 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यू, एक आया 46 आया। देखिए ये वैल्यू आई, डेसिमल यहाँ पे 3 प्लेस में लग गया। ध्यान समझिएगा, आपको आंसर प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में देना है। प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में अगर देना होता है आंसर, तो ध्यान रखना पड़ता है कि देखिए इस वाले फिगर में सिग्निफिकेंट फिगर है 3 और 1.5 में सिग्निफिकेंट फिगर है 2। तो फाइनल आंसर हमारा कम वाले में होना चाहिए, जिस वैल्यू में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर है। तो एक वैल्यू में 3 फिगर हैं, एक में 2 फिगर हैं, तो फाइनल आंसर 2 फिगर में होना चाहिए। 2 फिगर का मतलब है ये दोनों टर्म हमको हटाने हैं, यानी इसको हमको करना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना है तो भैया जो 8 वैल्यू है ये 5 से ऊपर है, तो 6 में एक ऐड कर दोगे तो आंसर आएगा 4.7 ग्राम। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है,
11वां क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर पे बेस्ड क्वेश्चन ये था। सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड भी एक वीडियो है, मैं जितने इससे रिलेटेड है इस चैप्टर से मैं सारे आपको शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन पे जाइए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो थ्योरेटिकल है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, होने ही वाले हैं। 12 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए कंपाउंड, ये खतरे वाला सवाल है, जहाँ भी कह दे इनकरेक्ट बस खतरा है। अगर करेक्ट होता तो सरल होता, इनकरेक्ट है तो कठिन है। तो क्या पूछा गया है भैया इसमें? पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन को देखिए ध्यान से। अ मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, भैया ये तो करेक्ट है। किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम होंगे वो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, तभी उसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, नहीं तो उसको एलिमेंट बोलेंगे। सेकेंड, अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय फिजिकल मेथड, हाँ नहीं कर सकते हैं। अब H2O है, अब हम सोचें कि H2O को हम चाहें अगर कि देखो ये वाला तो हमारा करेक्ट है इसलिए गलत हो गया, इनकरेक्ट हमको देखना है ना। दूसरा वाला भी करेक्ट है इसलिए गलत हो गया। तीसरा, अ कंपाउंड रिटेन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, यही पॉइंट इनकरेक्ट है, इसीलिए ये ऑप्शन करेक्ट है। वेरी टिपिकल क्वेश्चन। इफ एनी स्टेटमेंट इज नेगेटिव स्टेटमेंट, एनी क्वेश्चन इज ए नेगेटिव क्वेश्चन, इनमें से कौन सही नहीं है, तो वो क्वेश्चन समझ जाना खतरे वाला क्वेश्चन है। चौथा वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, द रेशियो ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन कंपाउंड इज फिक्स, ये तो सही है, ठीक है। ये 12 क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देखिए इज करेक्ट, करेक्ट है तो नॉर्मल है, इनकरेक्ट होता तो मुश्किल होता। करेक्ट है तो नॉर्मल है, समझ जाइएगा, करेक्ट में नॉर्मल है। अच्छा, तो कौन सा, ये एक देखिए रिएक्शन हमको दी गई है। ऐसे क्वेश्चन थोड़े कठिन भी होते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन प्रोडक्ट, देयरफॉर इट फॉलोज ऑफ कंजर्व, बिल्कुल सही है ऑप्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। सेकंड ऑप्शन देखते हैं कि सेकंड ऑप्शन में क्या बताया गया है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। थर्ड पॉइंट, amount of Fe2O3 can be increased by taking any one of reactant in excess, नहीं, सही नहीं है। चौथा पॉइंट, amount of Fe2O3 produced will decrease if the amount of any one of the reactant is taken in, इसका भी ये भी नहीं सही है। तो सीधा जो क्लियर आंसर है 13 का आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, ठीक है। अब हम आते हैं सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो बैलेंस नहीं होगी वो कंजर्वेशन ऑफ मास को फुलफिल नहीं करेगी। चलिए देखते हैं। बैलेंस है, थर्ड भी बैलेंस है, चेक कर सकते हो आप। बैलेंस का मतलब लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड नंबर ऑफ एटम्स, है ना। तो थर्ड वाला जो पार्ट है ना ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में 3 कार्बन है, राइट हैंड साइड में 1 कार्बन है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और अब हम आते हैं क्वेश्चन लास्ट में।
उसके बाद भी स्किप मत करियो, थोड़ा इंतज़ार करना, क्योंकि उसके बाद मैं बोर्ड पे बताऊंगा आपको एक एक करके सब, जहाँ जहाँ जो डिटेलिंग की ज़रूरत है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब आप ये देखिएगा ना, ये जो मल्टीपल क्वेश्चन टाइप 2 है ये नहीं करने हमको, या IIT एडवांस लेवल के हैं, पहले टाइप 1 तो कर लो। 15वां क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। देखो, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन उनसे रिलेटेड है अगर दो एलिमेंट कंबाइन करके दो से ज़्यादा कंपाउंड बनाएं, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन करें और CO बनाते हैं, CO2 भी बनाते हैं, तो कभी भी लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में आए तो देखो कि ऐसे कंपाउंड दिए होंगे जो सेम एलिमेंट से मिलकर बने हो। कार्बन और ऑक्सीजन CO भी बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन CO2 भी बनाता है, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। तो यहाँ पर देखते हैं पहला ऑप्शन, सेम सैंपल ऑफ CO2 टेकन फ्रॉम एनी सोर्स वी हैव कार्बन, ये वाला तो हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन है, ठीक है। दूसरा, कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड, बस यही ऑप्शन हो गया क्योंकि इसमें मिल गया ना CO2 और CO। थर्ड में भी देखो मैग्नीशियम ऑक्सीजन, ऐसी कोई बात नहीं है। फोर्थ में भी ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट फ्रेम में मैं आपको मिलूँगा वाइट बोर्ड पे क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। तो इन क्वेश्चन को आपने ऑप्शन सारे टिक कर लिए हैं, तो अब हम लोग बोर्ड पे मिलते हैं। चलिए, बोर्ड पे मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए हैं, जिन टर्म्स के बारे में हम लोगों को डिटेल लेना है। ये डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। कुछ बातें वहाँ पर नहीं लिख पा रहा था, अब मैं आपको उनको बताने जा रहा हूँ। देखिए, जब हम लोग लैब में जाते हैं और कुछ रीडिंग निकालते हैं तो एक्यूरेसी और प्रिसीशन दो टर्म आते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर एक्यूरेसी में आपको ध्यान देना है, एक्यूरेसी में क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स विद एक्चुअल वैल्यू, जो वैल्यू हमको निकालनी है उसके साथ कितनी क्लोजनेस है, तो वो रीडिंग की एक्यूरेसी होती है। जैसे हमारी G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अब हमारी एक रीडिंग निकली 9.80, एक रीडिंग हमारी निकली 9.82, एक रीडिंग हमारी निकली 9.83। तो ये रीडिंग जो है, सारी रीडिंग देखिए एक्यूरेट रीडिंग है, क्योंकि ये वैल्यू जो है रियल वैल्यू से क्लोज है। अच्छा, अब दूसरी चीज़ हुई हमारी प्रिसीशन। एक मैं आपको और वैल्यू दिखाता हूँ। अब एक वैल्यू निकली 10.4, एक रीडिंग निकली 8.76, एक रीडिंग हमारी निकली 9.84। अभी क्या है कि ये जो रीडिंग है, ये वाली रीडिंग तो कुछ एक्यूरेट लग रही है, लेकिन ये दोनों रीडिंग एक्यूरेट नहीं है क्योंकि रियल रीडिंग से बहुत दूर है। अब प्रिसीशन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ रीडिंग्स विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ये टर्म कठिन है, दोनों टर्म, दोनों में आपस में एक क्लोजनेस, मतलब ये जैसे आप ये तीनों रीडिंग देखिए, ये रीडिंग देखिए, ये रीडिंग देखिए, ये रीडिंग देखिए, तीनों रीडिंग क्लोज है, नज़दीक है, तीनों रीडिंग क्लोज हैं। तो चूँकि क्लोज है तीनों रीडिंग, इसलिए इसमें आपको थोड़ा बेहतर दिख रहा है। मतलब ये आपकी रीडिंग एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब ये अगर तीन रीडिंग हम देखें तो ये रीडिंग आपस में देखिए क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है,
तो ये प्रिसाइज नहीं है, और एक्चुअल रीडिंग के नज़दीक भी नहीं है तो एक्यूरेट भी नहीं है। तो ये एक्यूरेसी और प्रिसीशन टर्म का ये मतलब होता है, इट इज़ ऑलवेज ए टफ टर्म। तो देखिए हमारा पहला टॉपिक हो गया। ये आपका इसमें MCQ 1 है, ये अभी MCQ 2, MCQ 3, MCQ 4, मतलब मैं अभी और भी आपको क्वेश्चंस दूंगा अदर देन एग्जाम्पलर, वो भी मैं आपको दूंगा। कुछ मेरे खुद के बनाए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ और बुक्स के मैं क्वेश्चन लूँगा। तो भाई दूसरे नंबर पे आइए, देखिए ये हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीशन हो गया। अब हम नंबर 2 पे आते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर में देखिए 3 स्केल हैं हमारे, एक सेल्सियस, एक फ़ारेनहाइट और एक केल्विन। तो इनके बीच में रिलेशन हमको मालूम होनी चाहिए, रिलेशन, है ना। तो देखो ये मैंने अभी आपको बताया था, ये देखिए ये रिलेशन होता है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बीच। अगर आपको सेल्सियस दिया हो, फ़ारेनहाइट निकालना हो तो सेल्सियस रख देना, F निकाल लेना। फ़ारेनहाइट दिया हो, सेल्सियस दिया हो तो उसको भी निकाल सकते हो। और केल्विन और सेंटीग्रेड, सेल्सियस में भी एक रिलेशन होता है, तो C+273 करोगे तो वो केल्विन हो जाएगा। सेल्सियस में टेम्परेचर और केल्विन में टेम्परेचर, ये इनके बीच का रिलेशन हो गया। तो ये टेम्परेचर से रिलेटेड 3 ही होते हैं। इसमें जो केल्विन है वो मेनली केमिस्ट्री में यूज़ किया जाता है, ये आपका SI यूनिट भी है। फ़ारेनहाइट आप देखते हो कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, जैसे हमारी बॉडी अगर हेल्दी है तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट उसकी रीडिंग होती है फ़ारेनहाइट में। और अक्सर हम लोग टेम्परेचर बोला, कानपुर का तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड को पार कर गया, बड़ी गर्मी है भाई। तो डिग्री सेंटीग्रेड में अक्सर इंडिया में न्यूज़पेपर में डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को लिया जाता है, ठीक है। और एक तुम्हारा आपका फ़ारेनहाइट हो गया, सेंटीग्रेड हो गया, केल्विन हो गया। तो ये तीनों के बीच में आपको रिलेशन मालूम होना चाहिए। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ कि इससे रिलेटेड देखिए कुछ फॉर्मूले हैं। और मैं अगर कुछ मुझे कोई वीडियो अगर अच्छा सा मिलेगा, मैंने बनाए हैं इन पे बेस्ड, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पे बनाया है, इससे रिलेटेड डिटेल आप देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। एक मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ लिखने का तरीका, उसमें मैंने सब पढ़ाया। मोलैरिटी जैसे होता है तो होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट होता है, एक सॉल्वेंट होता है और तीसरा सॉल्यूशन होता है। तो आपको ये देखना है कि फॉर्मूले में सॉल्यूट की वैल्यू है, सॉल्वेंट की वैल्यू है कि सॉल्यूशन की वैल्यू है, इस बात पे आपको गौर करना है। फिर आपने फार्मूला लगाया, ग्राम में मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, वैल्यू पुट करिए, जो आंसर निकलेगा उसके आगे या तो आप m लगा दीजिए क्योंकि मोलैरिटी का यह सिंबल है, या फिर ग्राम पर मोल पर लीटर लिख दीजिए। तो इसमें आपको एक बात समझ में बस ये आनी चाहिए कि इस तरीके का खेल है, और बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में है पूरा, उसको अच्छे से पढ़ेंगे, सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अब हम अगले पॉइंट में आते हैं। अगला पॉइंट आपको समझाते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या कहता है? ये रिलेटेड किससे है? जैसे कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन करें, CO और CO2 बनाए। जब दो एलिमेंट कंबाइन करके दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं, देन फॉर फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट द रेशियो ऑफ masses of other element will have simple whole number ratio। स्टेटमेंट याद करना,
वो बुक से याद कर लेना, ये मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। जैसे सल्फर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करें, SO2 SO3 बना लें। इस तरीके से आप, जैसे पानी है, H और O से 2 कंपाउंड बनते हैं, H2O H2O2। कभी भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आए जिसमें CO CO2 दिखे, SO2 SO3 दिखे, H2O H2O दिखे, समझ जाना कि ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। किसी भी तरह का डाउट हो मुझसे आप कमेंट करके पूछिए। बहुत जल्द फिर मिलेंगे दूसरे MCQ पार्ट 2 के साथ में। तब तक के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।